हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन रखी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम एक्सियल डिफॉर्मेशन वगैरह कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अभी एक्सियल डिफॉर्मेशन पे ही है। इसके बाद हम थर्मल स्ट्रेसेस को पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है क्योंकि सोम इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, कंसेप्ट तो सीख लिया है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो पकड़ में नहीं आती। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने डायरेक्ट एक्सियल फोर्स वगैरह या फिर सेल्फ वेट वगैरह के कारण एक्सियल डिफॉर्मेशन वगैरह कैलकुलेट करना सीख लिया है। प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए, है ना। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन मतलब स्टेप्ड बार का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। टैपर्ड सेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। ठीक है। फिर कॉनिकल सेक्शन का मैंने बता रखा था आपको, ड्यू टू सेल्फ वेट, ईटीसी ईटीसी। तो ये सब चीजें आपने कर रखा है। चलिए, ये एक नया तरह का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना सीखिए। A uniform prismatic bar of length L and cross section area A is rotating in a horizontal plane. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। A uniform prismatic bar है of length L, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। मतलब ये बार यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, है ना। कुछ भी, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है वो सर्कुलर रॉड हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। बस वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है, प्रिज्मेटिक है, दैट इज थ्रू आउट द लेंथ दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट, इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। देखिए ये एक एंड पे एक वर्टिकल एक्सिस पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये बार हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल है इस बार का, इसका डेंसिटी है P मान के चलते हैं। एंड इट इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। मतलब यहाँ पे जो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपने लगा रखा है, दैट इज योर ओमेगा रेडियन पर, एक मिनट दोस्त, ओमेगा रेडियन पर सेकंड का, दिस इज योर कांस्टेंट वेलोसिटी। डिटरमाइन द एक्सियल इलोंगेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स नहीं है। जैसा हम डायरेक्ट कंप्रेशन या टेंशन लगाते थे, सॉरी, डायरेक्ट टेंशन या कंप्रेशन लगाते थे तो उसके कारण इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता था, या सेल्फ वेट के कारण, है ना, इलोंगेशन आपको देखने को मिलता था। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट जान ही रहे हो। देखो ये बात क्या है, एकदम सेम है। कैसा, एक रस्सी लो बचपन में खेलते थे, मैं तो खूब खेलता था। एक रस्सी के एंड पे एक पत्थर बांध देता था, उसको ऐसे 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 घुमाता था, घुमाते घुमाते देखिए कितना स्पीड हो जाता था, और एक सर्कल में वो घूमती थी पूरा, पूरा का पूरा। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रोटेट करता था, याद करो। और ये जो है, ये यहां से इमेजिन करो कि एक एक्सिस पास कर रहा है जहां पे तुम एक कांस्टेंट एंगुलर रोटेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हो, घुमाते चल रहे हो, तो घूमते हुए चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका वो बार। तो ऐसे में क्या लगता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। जब फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, समझो मतलब इस तरह से कुछ फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बार के ऊपर, तो क्या इस फोर्स के कारण इलोंगेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वही इलोंगेशन कितना होगा बताइए, यही वो पूछ रहा है। फाइंड आउट द इलोंगेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ओके, देखिए हम क्या है ना कि गांव आ चुके हैं। यहाँ पे लाइट वगैरह मैंने गांव में अपने कमरे में जबरदस्त लाइटिंग लगा रखा है। कल ही मैंने 650 रुपया लगभग लगा 40 वाट का बढ़िया बल्ब खरीद के लाया है। सामने 20 वाट का बल्ब है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है ना, हाँ, उस पर फोकस सही से नहीं आ पा रहा है। जैसा मेरा अपने, जहाँ हम विशाखापट्टनम में रहते थे शहर में, मेरा कमरा का जो सेटअप था, वो सिमिलर सेटअप यहाँ पे नहीं बन पा रही है। कितना भी कुछ करूँ, यही बेहतरीन ग्रीन स्क्रीन का सेटअप बन पाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में ना ग्रीन ग्रीन आएगा कुछ दिनों तक, वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो आप उतना परेशान नहीं होइएगा। ओके, तो वो कैसे सॉल्व करना है, देखिए तरीका बता रहा हूँ सीखना। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को कंसिडर कर लेंगे। वी आर गोइंग टू कंसिडर ए एलिमेंट। लेट्स सपोज ये dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, dx लेंथ का, कहां पर, एक एंड से एट सम डिस्टेंस x मैंने dx एलिमेंट कंसिडर किया। इस dx एलिमेंट पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला आपका क्या होता है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर का मेजरमेंट कहां से करेंगे? आर का मेजरमेंट करेंगे ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस से लेके ये जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन एक्स एक्स पोर्शन का, इसके सीजी तक। ठीक है, इसके सीजी या फिर कह लो इसके सेंटर तक। दिस इज योर आर, जो कि है रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, इट इज योर आर। ओमेगा तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मास कैसे कंसीडर होगा? मास किसका? इस वाले पोर्शन का। देखिए मैं इस फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करके लिखूं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया है रो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ कितना हो गया इसका एक्स, ये हो गया तुम्हारा इस वाले पोर्शन का मास। इसका सीजी कितना? इसका सीजी हो गया, आप लिखोगे एल माइनस, ठीक है, एक्स बाई टू, ये हो गया आपका सीजी इसका, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है? दिस इज योर, this thing is your centrifugal force on the element. Centrifugal force on this element, on the element of dx length. ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द एलिमेंट ऑफ dx लेंथ कैसे निकल गया? इस तरह से निकल गया। अब हम निकालेंगे एलिमेंटल इलोंगेशन। जब तुमको उस पर फोर्स पता चल गया तो उस एलिमेंट का इलोंगेशन कितना? एलिमेंटल इलोंगेशन विल बी, इलोंगेशन कितना होगा? आप लिखोगे फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आया था वैल्यू, रो या पी, है ना, ए एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई टू ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ, पी एल बाई ए ही होता है, तो उस फॉर्म में लिखेंगे डी एक्स लेंथ इक्वल टू कितना एलिमेंट का, डी एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। टोटल इलोंगेशन कितना होगा? It will be nothing but integrate this complete formula from 0 to L, PAX L minus x by 2 omega square dx AE। इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, सिंप्लीफाई कर लो इसको। इससे कौन कौन सा कांस्टेंट है निकाल लो पहले। देखो कांस्टेंट क्या निकालोगे, इसको कटिंग कर दो पहले, ये नीचे से क्रॉस सेक्शन एरिया ए खत्म, ऊपर से ए खत्म, डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट, ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट, तो ये दोनों तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो पी ओमेगा स्क्वायर बाई ई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगी, 0 टू एल एक्स एल माइनस एक्स बाई टू का डी एक्स। तो पी ओमेगा स्क्वायर बाई ई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x इंटू एल क्या बच रहा है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, बड़ा ब्रैकेट में, 0 टू एल एक्स एल डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ये बचेगा, इसका भी इंटीग्रेशन 0 टू एल। तो करिए इंटीग्रेशन, तो पी डब्ल्यू स्क्वायर बाई ई या ओमेगा स्क्वायर बाई ई, ब्रैकेट अंदर एक जो ये पोर्शन बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एल, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू एल 0 टू एल माइनस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा ये, देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 आता, नीचे 2 पहले से है, तो एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 6 डी एक्स, सॉरी डी एक्स कहाँ से खत्म,
एक्स क्यूब बाई 6, ये 0 to L। तो L का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ओमेगा स्क्वायर बाई ई ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका L क्यूब बाई 2। देखो ध्यान से, सब चीज सब तरह का दिक्कत हो गया यहाँ पे आके मेरे को। चलिए कुछ दिन में सेट हो ही जाएगा, है ना, और कोशिश करेंगे। और उधर क्या बचेगा, L क्यूब बाई 6। सब्ट्रैक्शन करो, देखो 1/2 कितना होता है, 0.5, 1/6 0.1666 समथिंग। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना बचेगा, 0.3333, मतलब 1/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी ओमेगा स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ई। दिस इज योर टोटल इलोंगेशन। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, और थोड़ा सा ट्राई करते हैं सेटिंग अच्छे से करने का, है ना। तब तक आप इसको देखिए, धन्यवाद। एक नोट में समझिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही सिस्टम रखेंगे, है ना। ग्रीन स्क्रीन को ब्लैंक करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लाइटिंग जबरदस्त है लेकिन फिर भी वो सेटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ही पढ़ाऊंगा। देखिए, और क्या है कि लगभग 2 साल के बाद गांव आ रहा हूँ, इसलिए हो गया मेरे को हरासमेंट, मतलब सर्दी खांसी बुखार। एक दो दिन लगता है यार, पानी चेंज होता है ना तो सेट होने में। अभी यहाँ पे रहना ही है 1 महीना, लगभग 45 दिन की छुट्टी पे आए, सब सिस्टम आपका लेके आए हैं, है ना। इस बीच में हमारा जो टारगेट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेलवे इंजीनियरिंग एंड आरसीसी आपका स्टार्ट कर देंगे। कम से कम WSM तो खत्म कर ही देंगे, है ना, इन 45 दिन में। तो ये अपना टारगेट, टेंशन नहीं, 1-2 दिन के बाद अपने आप पिकअप पकड़ेगा, स्पीड होगा, सब सेटिंग लेके आए। बस थोड़ा ये तबीयत सही हो जाए। ग्रीन स्क्रीन का तो गया, वो काम नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। ऐसे में ठीक है, ना हमको डिस्टरबेंस होगा ना आपको होगा, आराम से फ्री फ्लो में सब्जेक्ट चलती रहेगी, है कि नहीं। देखिए ये सेटअप, देखिए ये वही बार जैसा है, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इट इज मासलेस रॉड, मासलेस रॉड। ये जो रॉड है इसका कोई वजन नहीं है। ये मान लीजिए रॉड आपका, इसको हम कहते हैं रॉड नंबर 1, इसको हम कह दिए रॉड नंबर 2। यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपने दे रखा है ओमेगा। मासलेस रॉड कहने का मतलब आप ये सिंपली समझो ना, धागा बांधा हुआ है। एज्यूम करो कि धागा बांधा हुआ है और एंड पे कोई एक पत्थर बांधा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है, ऐसा। अभी इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं सिंपली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं लिखूं, ये होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रॉड 1, आप बोलोगे सर रॉड 1 का तो कोई मास नहीं है, लेकिन रॉड 1 के एंड पे जो मास लग रही है वो लग रही है m, तो ये m। r क्या है सर, जो एक्सिस के अबाउट से रोटेट कर रहा है वहां से लेके इस मास तक का cg। तो रॉड 1 का लेंथ है मान लीजिए l, इसका लेंथ है l, इसका भी लेंथ है l। तो सर ये r कितना हो जाएगा, l इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो दिया है। दिस विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रॉड 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रॉड 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर रॉड 2 का तो ये तो मासलेस है, ये भी तो मासलेस है, और इसके एंड पे कोई मास लगा नहीं है। तो रॉड 2 में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, मास इज 0, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रॉड 2 विल बी 0। आते हैं इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, जानिए, समझ रहे हो कैसे लिखना है अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरह से अपने को लिखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रॉड 1 में कितना हो जाएगा, रॉड 2 में कितना हो जाएगा, ऐसे। इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये वाला क्वेश्चन आ रखा था EAC में भी आ रखा था, गेट वगैरह में भी आ रखा था,
है ना। इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो ट्राई करो। 3 mass M, 2M, 3M are attached by circular section rod and rotated around a vertical axis in a frictionless plane. Horizontal plane को frictionless कह रहा है, vertical axis के बाद rotate कर रहा है at a constant angular velocity omega radian per second. Consider the mass to be concentrated as a point for equal stress in all rod. Point क्या कह रहा है? Equal stress in all rod. The cross section area of rod in 3 segment will be in ratio of what? देखिए समझने का कोशिश करिए क्या बोल रहा है। जैसे यार रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3 है, तो रॉड 1 का मास एज m कंसंट्रेटेड है ना पॉइंट। रॉड 2 का मास एज ए 2m कंसंट्रेटेड है एज ए 2m। रॉड 3 का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है एज ए 3 है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इसको मासलेस रॉड नहीं बोल रहा है ना। मास जो है कंसंट्रेटेड एज ए पॉइंट एट दैट दोज एंड, जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है m, 2m, 3m। इसका मास है वही रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3 का वो मासेस। अब आपसे पूछ रहा है फॉर इक्वल स्ट्रेस इन ऑल दी रॉड्स, रॉड 1 में जो स्ट्रेस, रॉड 2 में जो स्ट्रेस, रॉड 3 में जो स्ट्रेस, वो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर होना चाहिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया किन रेशियो में रहेगा? इन तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स सपोज रॉड 1 का A1 मान लिया, रॉड 2 का A2 मान लिया, रॉड 3 का A3 मान लिया, लेंथ तीनों का सेम L सेम है ना। या फिर आप इसको कह लो L ना कह के तीनों का लेंथ 1 मीटर आप कंसिडर कर लो। इट इज ऑल्सो 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। क्वेश्चन में एक्चुअली 1 मीटर ही दे रखा है ना, तो हम 1 मीटर के फॉर्म में लेके चलो। दिस इज ऑल्सो 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। तीनों का लेंथ 1 मीटर, तीनों रॉड का लेंथ 1 मीटर, लेंथ तीनों का सेम। क्रॉस सेक्शन एरिया किस रेशियो में होना चाहिए फॉर इक्वल स्ट्रेस इन ऑल रोड? ये क्वेश्चन पूछा है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स सपोज इसको मैं कहूंगा F1, जो कि एक्ट करेगी ड्यू टू मास m। ड्यू टू मास 2m जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, इसको मैं F2 कह देता हूँ। ड्यू टू मास 3m जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, इसको मैं F3 कह देता हूँ। तो व्हाट आर दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैल्यू? F1 दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास m। क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला? mr ओमेगा स्क्वायर। तो मास तो m दिया है, r कितना देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का cg कितना 1 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये सिंपली m ओमेगा स्क्वायर हो गया। सिमिलरली F2 इसको हम कहेंगे, अलग अलग देख रहे हैं हम। F2 इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास 2m। कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स m इंटू रेडियल डिस्टेंस कितना 1 मीटर प्लस 1 मीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से r का मेजरमेंट हो रहा है ना, तो रेडियल डिस्टेंस इज योर 2 मीटर है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 2m इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 4m ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली F3 ये क्या आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास 3m इक्वल टू कितना 3 टाइम्स m इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? रेडियल डिस्टेंस कितना 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर है ना, तो 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 3 जा 9m ओमेगा स्क्वायर। These are the respective forces due to mass m, 2m and 3m है ना, आपने निकाल दिया। अब हमको निकालना है स्ट्रेसेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान दो, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये जो डायग्राम अभी आपके सामने पीछे था स्क्रीन पे, इस डायग्राम को जरा देखो और मुझे ये बताओ कि जो रॉड 1 है, रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, जो रॉड 1 है, रॉड 1 में फोर्स कितना
रॉड 1 में जो फोर्स का इफेक्ट होगा, कौन कौन से फोर्स कंसिडर किए जाएंगे? F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्स का इम्पैक्ट होगा रॉड 1 पे। तीनों फोर्सेस तो आ ही रहे होंगे, रॉड 1 पे आ रहे हैं। रॉड 2 पे जो सेकंड वाला रॉड है, केवल उस पे मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर F2 प्लस F3, क्योंकि F1 जो है वो तो रॉड 1 के एंडिंग पे है, रॉड 2 तो उसके बाद स्टार्ट हो रही है, तो F1 फोर्स का इम्पैक्ट रॉड 2 पे आएगा क्या? नहीं। तो रॉड 2 पे F2 प्लस F3 का ओनली। रॉड 3 पे किसका? केवल F3 फोर्स का। तो स्ट्रेसेस कैसे लिखते हैं? फोर्स बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाई एरिया A1। हम लिखेंगे स्ट्रेस इन रॉड 1 विच इज इक्वल टू स्ट्रेस इन रॉड 2 विच इज इक्वल टू स्ट्रेस इन रॉड 3, ऐसा है ना। तो चलो स्ट्रेसेस का वैल्यू अगर हम लिखें तो स्ट्रेस इन रॉड 1, स्ट्रेस इन रॉड 1 कैसे लिखोगे? जो फोर्सेस है F1 प्लस, तबीयत खराब हो गई है मेरी इसलिए थोड़ा देखो डाउन डाउन सा फेस लग रहा है। F1 प्लस F2 प्लस F3, तो पढ़ाने का हॉबी है, पढ़ाना ही है, झेल नहीं पा रहा, रोक नहीं पा रहा अपने आप को, तो मैं तो सीधा रेस्ट पे जाता, लेकिन क्या मतलब है जिंदगी में रेस्ट करने का यार। स्ट्रेस इन रॉड 2, F2 सोना तो है ही एक दिन, हाँ जब अंत आ जाएगा। A2 स्ट्रेस इन रॉड 3, F2 प्लस F3 है ये, हाँ F3 बाई A3, समझ में आ रहा है? F1 कितना? M ओमेगा स्क्वायर प्लस 4m ओमेगा स्क्वायर प्लस 9m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1। सिमिलरली ये कितना? 4m 4m ओमेगा स्क्वायर प्लस 9m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2। ये कितना? 9m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A3, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? फॉर इक्वल स्ट्रेसेस, तो तीनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देंगे मतलब ये कितना हो जाएगा? 9 5 कितना हो गया भाई तुम्हारा? 14, है ना। तो 14m ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 14m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ये 13m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 बराबर 9m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई A3। तो पता तो चल गया आंसर। रेशियो ऑफ एरियाज मस्ट बी इन, किस रेशियो में होना चाहिए? 14 रेशियो 13 रेशियो 9, A1 रेशियो A2 रेशियो A3, लाइक दिस। तो ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। लेकिन ये जो कंप्लीट किया सवाल, इससे यहाँ से जो बेसिक चीज आपने सीखा, दो चीजें, फोर्स कैसे लिखेंगे। देखो ये जो फोर्स मास M1 M2 M3 जो मास कंसंट्रेटेड था, रॉड 1 का मास M1, रॉड 2 का मास 2m कंसंट्रेटेड था, रॉड 3 का मास 3m कंसंट्रेटेड था। इस तरह से आपने फोर्स F1 F2 F3 निकाला। फिर देखा स्ट्रेस, तो कौन कौन से फोर्सेस के कारण स्ट्रेस आएगी रॉड 1 में, कौन कौन से फोर्सेस के कारण स्ट्रेस आएगी रॉड 2 में, कौन कौन से फोर्सेस के कारण स्ट्रेस आएगी रॉड 3 में, इन सब चीजों को आपने देखा, ठीक है, जो कि एकदम विजुअलाइज हो रहा है डायग्राम के थ्रू से। ओके, तो ये लॉजिक ध्यान रखना। इसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण जो भी प्रश्न बन सकते थे यहाँ पर, वो सारे भी वेरिएशंस हमने कंप्लीट कर दिए। तो लिखने इक्वेशंस लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं यहाँ पर से सवाल, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ, ओके।